बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है और उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट रूल्स अडॉप्टेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए कौन कौन से रूल्स को अडॉप्ट किया जाता है, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए दो जो बुनियादी रूल्स होते हैं, वो एक होता है आफ्बा प्रिंसिपल और दूसरा होता है N+L रूल। आफ्बा प्रिंसिपल को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आफ्बा प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ऑर्बिटल्स आर सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इनिशियली द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। पहले पॉइंट के मुताबिक जो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको एक तरतीब से रखा जाता है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है और फिर जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाती है। तो जो ऑर्बिटल्स की तरतीब है उसको हम देख लेते हैं। जो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर हम एनर्जी की तरतीब से लिखें तो उसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक में आपने याद करना है SP SP SDP SDP SFDP एंड SFDP। बस ये ऑर्बिटल्स की तरतीब को आपने याद रख लेना है। फिर हम इनको यहाँ पर खोल कर लिखेंगे SP SP। जो ये ऑर्बिटल लिखे हैं जोड़ जोड़कर, इनको अब हम यहाँ पर खोल खोल कर लिख लेते हैं। S हो गया, SP हो गया, SP हो गया, फिर आगे आएगा SDP SDP SFDP SFDP। अब यहाँ पर जो S वाले ऑर्बिटल्स हैं इनकी नंबरिंग हम 1 से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। P वाले ऑर्बिटल्स की नंबरिंग 2 से शुरू करेंगे। तो ये रहा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। जो D वाले ऑर्बिटल हैं उनकी नंबरिंग 3 से शुरू होगी। तो ये हो जाएगा 3d, 4d, 5d, 6d। F वाले ऑर्बिटल्स की नंबरिंग 4 से शुरू होगी। तो ये हो जाएगा 4f और ये हो जाएगा 5f। अब ये ऑर्बिटल्स की तरतीब है और ये तरतीब है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उसके बाद 2s की एनर्जी है, फिर 2p की, 3s, 3p, 4s, 3d और इसी तरह से सारे ऑर्बिटल्स को एनर्जी की बुनियाद पर इस तरह से लिखा जाता है तरतीब से। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1s ऑर्बिटल के अंदर। अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर 2s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, उसके बाद 2p के अंदर, फिर 3s, 3p और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इस छोटी सी ट्रिक की मदद से हम जो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उनकी तरतीब को याद रख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद इन एन एटम। These calculations provide valuable information about the permissible energy levels and the spatial arrangement of electron within the atom. जो क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशन है या क्वांटम मैकेनिक्स की इंफॉर्मेशन है वो हमें बताती है कि एटम के अंदर कौन सा एनर्जी लेवल परमिसिबल है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, और स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम के बारे में हमें बताता है। फिर अगला पॉइंट है द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय N+L रूल। एक तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक होती है, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर जाएगा और फिर इसी एनर्जी की तरतीब से इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिटल्स के अंदर जाते जाएंगे। फिर अगला रूल है N+L रूल। हियर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज द एज़िमुथल क्वांटम नंबर। हायर द N+L वैल्यू हायर विल बी द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जिसकी N+L वैल्यू कम होगी तो उसकी एनर्जी फिर कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाता है जिसकी N+L वैल्यू कम होती है। जैसे आप देखें 4s और 3d ऑर्बिटल्स हैं। तो 4s के लिए अगर हम N+L वैल्यू कैलकुलेट करें तो n आ जाएगा इसका 4,
जो n की वैल्यू है वो 4 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 4 + 0 4 हो जाएगा। और फिर आगे 3d है, 3d की n + l वैल्यू निकल कर आती है 5। अब 4s की n + l वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा और फिर उसके बाद हाई n + l वैल्यू वाले ऑर्बिटल यानी 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा। और अगर दो ऑर्बिटल्स की n + l वैल्यू सेम निकल कर आती है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाता है जिसकी n वैल्यू कम होती है। अब जैसे 4p और 3d की n + l वैल्यू सेम है, दोनों की 5 है, लेकिन 4p के लिए जो n की वैल्यू निकल कर आ रही है वो 4 है और 3d की n की वैल्यू निकल कर आ रही है 3, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3d के अंदर जाएगा चूंकि इसकी n वैल्यू कम है। Thus, on basis of n plus l rule, the increasing energy order of the orbital is this one. और ये ऑर्डर बिल्कुल इसी की तरह है जो अभी मैंने ट्रिक की मदद से आप लोगों को समझाया है। लो 1s की एनर्जी कम होती है, फिर 2s की, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, और इसी तरह से सारे ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है एटम के अंदर। तो ये दो अहम रूल्स हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। पहला रूल कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएंगे और फिर इंक्रीजिंग एनर्जी की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती रहेगी वेरियस ऑर्बिटल्स के अंदर। और फिर दूसरा रूल कहता है कि जिस ऑर्बिटल की n + l वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर जाते हैं, और अगर दो ऑर्बिटल्स की n + l वैल्यू सेम निकल कर आती है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे जिसकी n वैल्यू कम होगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल एंड जस्टिफिकेशंस ऑफ दीज ट्रेंड एंड एनोमलीज। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमें बताना है और उस ट्रेंड के पीछे जो वजूहात हैं और जो मुख्तलिफ एनोमलीज हैं वो भी बतानी है और उनकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, thus the attraction on the outermost electron also increases, leading to the higher ionization energy. This behavior is according to the Coulomb's law. जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन होता है 1 हीलियम होता है 4 हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो सेंटर में एक प्रोटॉन होगा और एक ही शेल होगा और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो सेंटर में न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और एक शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम गए हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो भी बढ़ जाएगी। ये न्यूक्लियस जो है ये ज़्यादा फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इसको आयोनाइज करना मुश्किल हो जाएगा। आयोनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से निकालना। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो चूंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग्स टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भी तो पॉइंट चार्जेस की बात करता है, अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन द स्पेस। फिर अगला फैक्टर जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है वो है एटॉमिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। सो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, हेंस द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। और यहाँ पर भी अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो हाइड्रोजन का जो साइज है या रेडियाई है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो तकरीबन एक जैसा साइज बन गया है, लेकिन हकीकत में हाइड्रोजन का साइज जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर्ड टू द हीलियम। चूंकि हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में है वो एक इलेक्ट्रॉन को इतनी फोर्स से नहीं खींचता जितना कि हीलियम का जो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। तो इससे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये शेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और न्यूक्लियस के करीब हो जाता है जिससे हीलियम का एटॉमिक रेडियाई कम हो जाता है।
In groups, the atomic radii increase from top to bottom, so the attraction between the nucleus and electrons decreases. Hence, the ionization energy decreases. ये तो थी पीरियड की बात। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम मिसाल ले लेते हैं पहले ग्रुप की, ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। जैसे ही हम हाइड्रोजन से सीजियम की तरफ आते हैं, एटम का साइज बढ़ जाता है। एटम का साइज जब बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो इसको निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स नहीं लगेगी ज़्यादा, तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जो जो टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। फिर अगला तीसरा पॉइंट आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट का। इन ग्रुप्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज from top to bottom in the periodic table. The inner electron shell act as a shield. This reduce the nuclear charge on the outer electrons, so it become easier to remove the outer electrons. Hence, the ionization energy decrease. जैसे ही हम periodic table में top to bottom जाते हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। यानी ये जो इनर शेल्स हैं और इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी ये इनर शेल्स न्यूक्लियस को कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी फिर कम हो जाती है। ये बात यहाँ पर की गई है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए शील्ड। दिस रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम ईजियर टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। However, when moving from left to right, the shielding effect remains constant, so it has no impact on the ionization energy. लेफ्ट टू राइट जाने पे शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट चूंकि कांस्टेंट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी चेंज नहीं होगी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अगला फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को वो है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन इज द फिनोमेना वेयर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन एक्सपीरियंस अ repulsive force along the period in the periodic table. Spin pair repulsion are important for the ionization energy trend. Let's suppose ये एटम है, हम मिसाल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के अंदर हम पढ़ने लगे हैं स्पिन पेयर रिपल्शन। मैग्नीशियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आखिरी शेल के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब न्यूक्लियस तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर फोर्स से खींचेगा क्योंकि ये एक ही शेल के अंदर हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनके अपोजिट स्पिन होने की वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसको कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्शन और ये रिपल्शन भी आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। रीजन हम पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग द पीरियड, दस इट पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाते हैं। इन द सेम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन एक्सपीरियंस स्पिन पेयर रिपल्शन, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी स्लाइटली फार्दर अपार्ट। जैसे अभी यहाँ पर बताया है कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्पिन पेयर रिपल्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे।
This repulsion partially decreases the effect of increased nuclear charge, thus it becomes slightly easier to remove the electron. तो इस spin pair repulsion की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट कम हो जाता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है.